कैसे हैं आप लोग? मैं दुर्गा जायसवाल। आज हम लोग आगे मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हुए थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ मिलकर पढ़ेंगे। वीडियो को हम जो व्याख्या करेंगे हम प्रश्नों की, उससे हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। उससे आपका फ़ायदा ये है कि कहीं ना कहीं आपको अलग से मॉडर्न इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एवं साथ ही साथ नेशनल मूवमेंट अगर समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये कहना भूल जाएंगे कि नहीं सर, मुझे मॉडर्न इंडिया अलग से नहीं पढ़ना पड़ा। मतलब इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह से कंप्लीट लेक्चर देख के पढ़ा दूंगा, जहाँ से आपको किसी प्रकार की कोई समस्याओं का न सामना करना पड़ेगा, न कोई समस्या आपके सामने जन्म लेगी। एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, जैसे जुड़िएगा सभी को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा बोर्ड पे क्या है। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? देखिए, मैं कहता हूं अगर मेरी वीडियो देखा करिए तो क्रमशः सभी एपिसोड देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, यह जरा कथन में बताइए किसके वजह से हुआ। यह मैंने कई बार पढ़ा दिया है, इसमें मैंने कई लेक्चर भी दिए हैं। आप अगर लगातार मेरी क्लास पढ़ते आ रहे होंगे तो आज इस प्रश्न में आपको गलती नहीं होगी। तो आप इसका उत्तर राजा राम मोहन राय आप लोगों ने बताया, एकदम सही जवाब। मैंने जिन व्यक्तियों ने राजा राम मोहन राय बताया उनके जवाब सही हैं। राजा राम मोहन राय ने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक की सहायता से 1829 में, कब? 1829 में सती प्रथा पे क्या किया था? पूरी तरह से अंत करवा दिया था। और आगे हम लोग देखेंगे। जी आगे चलिए देखते हैं। हाँ, 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए, किसी ने कहा वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था, ये भी आपका सही है। आप शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यही है अगला है आपके सामने प्रश्न। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे विकसित की थी? जबकि मैंने ये पढ़ाया है, अगर आप सीरीज मेरी लगातार क्रमशः पढ़ते आ रहे होंगे, यह प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे और इसका उत्तर बता पाएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? मैं लगातार ये भी मैंने पढ़ा, अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहेंगे, कोई भी वीडियो नहीं छोड़ेंगे, तो इस बात की गारंटी है कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होगी? जी जल्दी जवाब दीजिएगा, रैयतवाड़ी क्या होगी? जी हाँ सौरभ जी। थॉमस मुनरो सही जवाब। थॉमस मुनरो सही जवाब है। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था का भारत में प्रादुर्भाव किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के मुख्य क्षेत्र मद्रास, मुंबई, असम और भारत के कुछ कुर्ग भागों में इस प्रांत की शुरुआत की गई। जैसा कि हमने पहले इसके वीडियो में इसका प्रश्न को हल भी कर लिया है कि जो रैयतवाड़ी प्रणाली में जो स्वामित्व होता था जमीन का, वो अधिकार किसानों को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश सरकार प्रतिष्ठित किसान से कर वसूल करती थी। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए सही होगा। थॉमस मुनरो इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप इसके पहले क्लास हमारी लिए होंगे तो आपको भली भांति ज्ञात होगा कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो बताइएगा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लोगों के पास से पहुंच जाए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्र दत्त था। जी हाँ, नरेंद्रनाथ दत्त, आप लोगों ने सही बताया, नरेंद्रनाथ दत्त था। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं और लिख भी लेते हैं। आगे लिखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो लिख लीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जरूरी नहीं जैसा मैं पढ़ाऊं वैसा परीक्षा में आए, लेकिन ये जरूर है कि अगर हम इसकी विस्तृत व्याख्या कर देंगे तो व्याख्या आपके पास जरूर आएगी, वो व्याख्या आपके काम जरूर आएगी। और यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश पे भी है और हमारे यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश पे आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित पहली धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। कब? ये प्रश्न पूछ सकता है। स्वामी विवेकानंद 1893 में
पहली बार जो अमेरिका के शिकागो क्षेत्र है वहां पे धर्म सम्मेलन के लिए भाग लेने के लिए पहले पहुंचे थे। अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा का सुझाव पर नरेंद्रनाथ, खेतड़ी के जो राजा थे उनके सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। तो लिख लीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद माने नरेंद्रनाथ दत्त का नाम कब स्वामी विवेकानंद रखा, तो लिख लीजिएगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। खेतड़ी के राजा ने सुझाव दिया था, खेतड़ी के राजा लिख लीजिएगा, जो खेतड़ी के राजा थे, खेतड़ी के राजा, उन्हीं के सुझाव पर इन्होंने शिकागो जाने से पहले, ये अमेरिका जाने से पहले, शिकागो जाने से पहले अपना नाम मतलब अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। इनके गुरु का नाम परमहंस था, इनके गुरु का नाम परमहंस था, लिख लीजिएगा, जो इनके गुरु थे उनका नाम परमहंस था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम परमहंस था। क्या नाम था? परमहंस था। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं 1897 में, 1897 फिर आगे चलकर रामकृष्ण मठ की स्थापना वेलूर नामक स्थान कलकत्ता में करते हैं 1897 में। फिर आगे देखते हैं हम 1897 में ये वेलूर मठ की स्थापना करते हैं। वेलूर मठ कहाँ पे है? ये रामकृष्ण मठ, वेलूर मठ भी कहते हैं उसे, रामकृष्ण मिशन भी कहते हैं। रामकृष्ण मठ की स्थापना 1897 में किया। हमने देखिए कुछ वर्ष लिखे हैं। 1893 में शिकागो में उन्होंने क्या किया? अपना भाषण दिया। और 1897 में रामकृष्ण मठ, जिसे वेलूर मठ कहते हैं, इसकी स्थापना कलकत्ता में की। रामकृष्ण मिशन, समाज सेवा पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे और स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार संपूर्ण विश्व में आज भी होता है। तो यहाँ से जो भी की पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया, लिखवा दिया। क्या अगर कोई यहाँ से आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो पूछने की मैं प्रयास किया कि स्वामी विवेकानंद से जुड़े हर तथ्य बता दूं, ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर ना, कहीं दिक्कत ना हो। और हम लोग पढ़ाने से पहले सबसे पहले होमवर्क करके आते हैं। होमवर्क का मतलब क्या है कि हम लोग ये प्रयास करते हैं कि स्वामी विवेकानंद का टॉपिक पढ़ाना है, एक बार उसे सरसरी निगाह से देखकर तब आपके सामने शुरू किया जाता है अपनी क्लास। और मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये मेरी मेहनत का प्रतिफल जो है सभी को मिल सके। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ था और इनके गुरु का नाम स्वामी परमहंस था। 1893 में उन्होंने शिकागो में भाषण दिया। खेतड़ी के राजा कहने पर नरेंद्रनाथ का नाम उन्होंने अपना स्वामी विवेकानंद नाम रखा। 1897 में रामकृष्ण मठ या वेलूर मठ की स्थापना की। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट था आपके लिए जो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बताइए। आप लोग जवाब देते रहिएगा और शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन शेयर कर देंगे सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। आज के बाद ढेर सारे ग्रुप होंगे, फेसबुक ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? मैं आपका समय नहीं लूंगा, मैं आपके सवाल का जल्दी से जवाब दूंगा। इसका जवाब गोपाल कृष्ण गोखले। आप कहते इसलिए मैं मेरी वीडियो रेगुलर वॉच किया करिए। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। किसका? महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की गई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 मुंबई, पहले बंबई थी 1905 मुंबई में की गई थी। भारत सेवक समाज किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। ये समाज ऐसे व्यक्तियों का संगठन था जो अपने मातृभूमि की किसी न किसी रूप में सेवा करने के लिए तत्पर था, समर्पित था। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वह दूसरा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां से आपको क्या देखा? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। कहां की थी? मुंबई में की थी। किसके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। फिर उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? इसमें जो भारत माँ की सेवा करना चाह रहे थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भारत माता के प्रति समर्पित थे, उसी के लिए भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 मुंबई में। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो करते चलेंगे। अगला है, कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट के द्वारा भारत में विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट
इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई। यह भी क्लास हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद आप आसानी से इसका जवाब दे लेंगे। आप क्या इस वीडियो को शेयर करेंगे या नहीं, क्योंकि क्लास लाइव चल रही है। हम आपके सामने एक दूसरे को लाइव पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है आपके लिए, हमारे लिए भी, कि मैं आपको विस्तृत व्याख्या करूंगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, एक एक टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जैसा प्रश्न है ऐसा परीक्षा में आए, लेकिन जो मैं व्याख्या करता हूं वो जरूर आएगा, क्योंकि मैं जो आपके पास प्रश्नों की सीरीज लेके आता हूं वो यूनिक प्रश्न होते हैं, वो भारतीय किसी न किसी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं, उन्हीं की सीरीज हम आपके बीच लेकर आते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका उत्तर किसी ने नहीं बताया सही अभी तक, कुछ लोग का सही उत्तर आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित एक कानून था। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति को क्या किया, प्रदान की गई थी। कंपनी का अधिकार की समाप्ति की गई। अच्छा ठीक, तो कंपनी के अधिकार को जी भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई थी। भारत के विदेश व्यापार में कंपनी को एक अधिकार की समाप्ति, हाँ ठीक, एक अधिकार समाप्ति करके 1213 में उन्हें भी क्या मिल गया था, छूट मिल गई थी। ठीक है, ठीक है, हाय हेलो बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं पूरी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आपका तैयार करा दूंगा। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, अभी मुश्किल से 5 मिनट पहले मैंने इस तथ्य को पढ़ा, जहां पे हमने देखा कि पहले मैंने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्रनाथ दत्त था। फिर उनके बारे में और चीजें हम लोगों ने पढ़ा। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं, अगर मेरी सारी वीडियो सीरीज, मतलब कोई वीडियो सीरीज अगर आप छोड़ेंगे तो वह आपको दिक्कत होगी। स्वामी विवेकानंद ने कब किया था, किसने किया था, स्वामी विवेकानंद, इनका मूल नाम क्या था अभी हमने बता दिया। इन्होंने कब किया था, 1897 में किया था। कुछ देर पहले मैंने बताया 1897 में किया। ठीक, वेलूर मठ, इसे वेलूर मठ भी कहते हैं, वेलूर मठ कलकत्ता में स्थापना की जी। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कलकत्ता के पास भारतनगर में है, उसके पश्चात वेलूर मठ कलकत्ता में इस मिशन की स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन वही देखा कि पुस्तकों का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने शुरू किया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, निम्नोक्त में से किसके राज्य अपहरण, ये भी मैं पढ़ाया हूं, राज्य अपहरण की नीति किसने प्रारंभ की। देखिए मैं ये प्रश्न पढ़ा चुका हूं और मैंने इसकी व्याख्या भी बताई है, लेकिन इसलिए मैं कहूंगा आपकी संख्या इतनी ज्यादा है, लाइव आप लोग इतने ज्यादा हैं, लेकिन आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है। लाइक कर देंगे तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे ना, आपके पैसे कट जाएंगे। ये होगा कि हमें जो पढ़ाया वो वीडियो आपको ठीक ठाक लगी, इसलिए हम लाइक करने के लिए कह रहे हैं। बफरिंग, कुछ लोग की नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से अगर आपकी बफरिंग हो रही है तो आप अपना चेक कर लीजिएगा, और जब कोई बफरिंग कमेंट करे तो आप उनको जवाब दे दिया करिए, जिनका साफ चल रहा है ये सही है या नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आपको तो उत्तर पता लॉर्ड डलहौजी, लेकिन आइए इसके कुछ की पॉइंट हम आपको लिखवा रहे हैं, लिख लीजिएगा, लिखिएगा, कॉपी कलम निकालिएगा, लिखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का क्रियान्वयन किया। डलहौजी जिस कार्य के लिए सर्वाधिक चर्चित रहा वह उसकी हड़प नीति थी। वह उसकी क्या नीति थी, हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी की सबसे खतरनाक नीति जो थी उसे हड़प नीति कहते हैं या राज्य अपहरण नीति कहते हैं। इसने जिस समय के भारत था राजवाड़ों को 3 भागों में बांटे, लिखना चाहे तो लिख ले। उस समय के तत्काल भारत को लॉर्ड डलहौजी ने 3 भागों में बांटे थे, और 3 भाग कौन कौन से थे उनको अगर लिखना चाहे लिख ले, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे उन्होंने वे भाग बांटे, जैसे वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, नहीं किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के किसी गोद ले सकते थे, वे राजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे। परंतु इनके समय में जो अंग्रेज थे उनके अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक हो गया था। वे रियासतें जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। इसमें कुछ पॉइंट है वो लिख लीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछता है। इस नियम का पालन करते हुए सबसे पहला कौन इस हड़प नीति का शिकार हुआ, सतारा मैं पढ़ा चुका हूं, सतारा लिख लीजिएगा, सतारा ये पूछा प्रश्न है, ये 1848 सतारा लिख लीजिएगा। हड़प नीति का शिकार पहला कौन हुआ, सतारा 1848। जैतपुर 1849, जैतपुर संभलपुर 49, जैतपुर लिखना चाहिए, लिख लीजिए, जैतपुर संभलपुर
ये 49, 1849। सबसे पहले कौन हुआ? सतारा हुआ, फिर कौन हुआ? जैतपुर, संबलपुर, फिर झांसी 53 में, झांसी भी लिख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछता है। झांसी 53 में। डाक तार रेलवे के जनक भी कहे जाते हैं भारत के लिए, ठीक है। तो आप इसके विस्तृत व्याख्या को लिख लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न वो परीक्षा में आए, लेकिन ये जरूरी है जो मैं व्याख्या करता हूं वहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर रहेगा। अब आपको ये कहीं नहीं पढ़ना है कि हड़प नीति का शिकार सबसे पहला कौन सा राज्य हुआ? सतारा हुआ। कब हुआ? 1848 में। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर 49, झांसी 53 राज्यों क्या किया? अंग्रेजों के अधीन कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? जल्दी से जवाब दीजिएगा, सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। बताइए। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिटो, लॉर्ड रिपन, कौन? देखिए जी, लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये घटना अगर देखा जाए तो 27 जनवरी 1902 की है। कब है? अभी पूरा लिखवा दे रहे आपको। 27 जनवरी 1902 की घटना, थोड़ा सा लिखना चाहे लिख लें। 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रैले के नेतृत्व में ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थिति जानने तथा स्थिति को सुधारने के बारे में अपनी रिपोर्ट देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी? इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। नहीं घटी पूछा है। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन जिस समय वायसराय था भारत का, उस समय निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी? इसका मतलब साफ है कि 3 घटना घटी है, एक घटना नहीं घटी है। वो कौन सी है? बताइए। पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, बंगाल का विभाजन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं घटी है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कौन देता देखते हैं हम। देखिए, लिख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए और ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। देखिए, पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल के विभाजन के समय भी, ठीक। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? एक प्रश्न बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1885 में। 1885 में हुई थी। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? वायसराय कौन थे? वायसराय क्या ना यादवचित है? थोड़ा सा मैं कमेंट लूंगा आपका 1 मिनट इस प्रश्न के लिए कि जिस समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उस समय वायसराय कौन था? लिखना चाहे लिख ले। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। डफरिन लिख लीजिएगा। ये सारे यूनिक प्रश्न है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लिखते चलिएगा, क्योंकि ये सारे यूनिक टॉपिक है जो पूछा जाएगा आपके परीक्षाओं में। परीक्षा का स्तर लगातार बढ़ता रहा है। लॉर्ड डफरिन, मतलब लॉर्ड डफरिन के समय में, लॉर्ड डफरिन के शासन काल में घटना क्या घटी कि उस समय 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और उस समय लॉर्ड डफरिन के स्वीकृति के उपरांत ही A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने मुंबई में कांग्रेस की
पहली बैठक कराई, तो पहली बैठक कहाँ हुई? बंबई में हुई। कहाँ पे हुई? बंबई में। वैसे हम लोग एक प्रश्नों की सीरीज लाएंगे जिसमें 1885 से लेके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे, लेकिन ये लिख लीजिएगा, ये पूरे जीवन काल काम आएगा कि लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला गठन हुआ, पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए ओ ह्यूम ने की। एलन ओक्टेवियन ह्यूम ने किया। इनका पूरा नाम एलन ओक्टेवियन ह्यूम था। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एओ ह्यूम शॉर्टकट में उन्हें कहा जाता है। तो इतने प्रश्न मैंने आपके बनाए। माने प्रश्न एक था, अगर प्रश्न आ जाता कि लॉर्ड कर्जन समय में कौन घटना घटी? पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, एक प्रश्न तैयार। दूसरा प्रश्न, द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई? 1885 में। कहां हुई? पहला अधिवेशन मुंबई में। अध्यक्ष कौन था? एओ ह्यूम। ठीक, कौन सा वायसराय कौन था? डफरिन था। तो इतने प्रकार के प्रश्न आपके तैयार हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात और है कि मैं हाय हेलो नहीं करता। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी पहली क्लास है, मैं लाइव क्लास चल रही है, तो मैं हाय हेलो नहीं करता। पढ़ाते समय किसी प्रकार की कोई बात नहीं करता, मेरी आदत है। क्लास खत्म हो जाएगी, हम आपके बात करेंगे, आपके कमेंट लेंगे। पढ़ाते समय कोई बात नहीं, क्योंकि काम के समय कोई समझौता नहीं। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? मैं क्वेश्चन की जो सीरीज ला रहा हूं वो उसे ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मैं पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मेरा उद्देश्य केवल विकल्प सॉल्व कराना नहीं है, आपको परीक्षा में सफल कराना है। इसलिए मेरा पहला टारगेट होगा आपको सफल बनाना, और हम पूरा प्रयास करेंगे। और ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप 6306344367 पर जुड़ सकते हैं। डेली क्लास चलती है, आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किससे स्थापित किया गया? लिख लीजिएगा, एक लाइन लिखना चाहे लिख ले। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784। ये कब आया था? 1784। मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, अगर आप जवाब दे तो मैं एक प्रश्न पूछूं। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा? मैं एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे, पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा? आज कोई 1773 बता रहा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा? देखते हैं कौन जवाब देता है। कौन जवाब ये देता है कि पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा? तब तक आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा लंदन में स्थित प्रशासन में परिवर्तन किया गया। जो लंदन में स्थित थी उसमें क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। इससे सरकार का कंपनी के मामले में नियंत्रण बढ़ गया। इससे क्या था? जो सरकार था उसकी कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गई। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम कौन? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसे ही कहते हैं नियंत्रक बोर्ड। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण करना, निर्देश, नियंत्रण समझ विस्तृत अधिकार दिए गए। यहां से अधिकार बढ़ाया गया। आगे चलकर कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया। नियंत्रण बोर्ड में कुल कितने सदस्य थे? मेरा प्रश्न आपसे है कि नियंत्रण बोर्ड में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? यह भी जवाब दीजिए कमेंट में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि मेरी वीडियो की सीरीज में आपको केवल प्रश्न के विकल्प उत्तर नहीं मिलेंगे, हम इसे तोड़कर पढ़ाएंगे। देखते हैं कि बताइए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे। तो नियंत्रण बोर्ड में लिख लीजिएगा 6 सदस्य थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य थे। लिखना चाहते लिख लें आप। नियंत्रण बोर्ड में कुल 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अगर आपको लिखना तो लिख लीजिए, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। 6 सदस्य थे। ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट ले लें। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे। पिट्स इंडिया 1784 का बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें कुल 6 सदस्य थे। ठीक है, बस इससे ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ऑनलाइन क्लास के लिए यहां पे है, बाकी चीजें हम आपसे आगे बात करते हैं। अगला है लॉर्ड मैकाले
लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में क्या संबंधित लाए हैं? सेना एकता, आर्थिक सुरक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक तकनीकी। मुझे पता है आप सभी के उत्तर सही होंगे, किसी का उत्तर यहां गलत नहीं होगा, सभी के जवाब सही होंगे, लेकिन मैं यहां से कुछ की पॉइंट भी आपको लिखवाऊंगा। जैसा कि आपको पहले पता है, इलेनी विद दुर्गेश पे केवल प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया जाता, यहां पे हम उसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं, प्रश्नों का पोस्टमार्टम करते हैं, तब आपको बताते हैं। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में लिखना चाहे लिख लें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पश्चिमी अवधारणा पेश करने में लॉर्ड मैकाले की भूमिका प्रमुख थी। फरवरी 1835 में, लिखना चाहे लिख लें, फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? शिक्षा पर अपनी प्रसिद्ध नोट मिनट में मैकाले ने लॉर्ड विलियम वेटिक, उस समय कौन था गवर्नर? लॉर्ड विलियम वेटिक, गवर्नर जनरल से यह आग्रह किया, ध्यान दीजिएगा, कौन था? लॉर्ड विलियम वेटिक, खाली वेटिक लिख देने समझ जाइएगा। लॉर्ड विलियम वेटिक से यह अनुरोध किया, यह आग्रह किया कि अंग्रेजी द्वारा फारसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में बदलने के लिए सभी स्कूलों के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को इस्तेमाल किया जाए, शिक्षकों को भी अंग्रेजी बोलने वाले मिले, भारतीयों का प्रशिक्षण भी अंग्रेजी में दिया जाए। मतलब लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने की वकालत की, एक तरह से कह सकते हैं, एक शब्दावली में यहां कह सकते हैं वकालत की, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फरवरी 1835 में। उस समय भारत का अगर देखा जाए तो जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम वेटिक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने हड़प नीति बनाई? अभी कुछ देर पहले हमने इसको पढ़ा है, इसलिए मैं कहता हूं हमारी वीडियो की प्रत्येक सीरीज पढ़ा करिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। प्रत्येक सीरीज आप पढ़ा करिए, अगर कोई भी सीरीज छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपकी संख्या इतनी, आप लोगों ने अभी तक लाइक उतनी नहीं की है। मैंने लाइक करने का ऐसा लगता है आपको पैसे लगते हैं, शेयर करने के आपके पैसे लगते हैं, तो कृपया लाइक और शेयर सबको कर दे। हड़प नीति का सिद्धांत कब आया? जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया, यह 1848 से लेके 56 तक भारत में खूब फला फूला। और शुरू कहां से होता है? सतारा से होता है। ठीक, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, सतारा, संबलपुर, जैतपुरा, झांसी, मैंने कुछ देर पहले भी बताया था। ठीक है, तो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्टर रेलवे का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। ठीक, बाकी इसके बारे में मैंने ऊपर जस्ट अभी बात किया, इसलिए इस पे ज्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, इसके बारे में मैंने बता चुका है। अगर इसके पीछे की वीडियो अगर आप हमारी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके और सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई वीडियो मेरी छोड़ा मत करिए, नहीं तो फिर आप उसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। लाइक कर दे आपके पैसे करते होंगे, शेयर करने के पैसे करते होंगे, मत करिएगा। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी है, सही है ना? जी नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं होगा। तब क्या होगा? देखिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे? भाई थे। अगर हम देखा जाए तो अधिकार पत्र अधिनियम 1853 के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति करने का अधिकार ले लिया गया, और फिर भविष्य में रिक्तियों को भरने के लिए लंदन में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति थे। कितने में? लिख लीजिएगा, 1864 में पहले व्यक्ति थे। लिखना चाहे लिख ले, 1864 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? आप जवाब देते रहिएगा, और फिर हम आपके लिए जल्दी एक सीरीज लेंगे गांधीवादी युग का। गांधीवादी युग परीक्षाओं में काफी भूमिका अदा करता है, तो अगर आप चाहें इस वीडियो को
ऑर्डर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो बताइए क्या होगा। भारत सरकार अधिनियम 1925 दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने किसे कहा जाता। लिखना चाहे लिख ले, लिखना चाहे तो लिख लें, लिख लीजिएगा। इसका जवाब जी पंडित जवाहरलाल नेहरू सही जवाब है। चलिए इसमें कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं हम आपको कि पॉइंट कुछ लिख लीजिएगा। और लिखने से पहले इस वीडियो को मैं बार बार शेयर करने के लिए कहता हूं, मैं लाइक करने के लिए कहता हूं, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूं। मैं लाइक शेयर करने के लिए कहता हूं और लोगों के पास जो बता रहा हूं वो अन्य लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि हम प्रश्नों को तोड़कर बताते हैं। देखिएगा, लिखिएगा 1935-36 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फैजपुर अधिवेशन, ध्यान से देखिएगा, फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके कांग्रेस के अधिवेशन में, कहां अधिवेशन हुआ था, फैजपुर हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन सा अधिवेशन हुआ, ये देखिएगा 1936 में अधिवेशन हुआ। कहां हुआ, फैजपुर में हुआ। लिखते चलिएगा, कहां हुआ, फैजपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है यह दास्ता का घोषणा पत्र है, यह दास्ता का नया घोषणा पत्र है। यह किसने कहा था, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उन्होंने यह बात कहा कि कांग्रेस इस अधिवेशन का मुकाबला करने और इसे खत्म करने के लिए विधानमंडलों में जा रहा था, इसलिए, ठीक है। और याद रखिएगा, यहां से मैं आपको हर वो की पॉइंट आपको बताता चलूंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपके मन में और आएगा, एकमात्र ऐसा, अभी देखिए आपके बीच एक कमेंट आया है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, एकमात्र ऐसा अधिवेशन है कांग्रेस का अधिवेशन जो गांव में हुआ था। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में की थी। मैं हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो जो उपलब्ध कराऊंगा, बस आप लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करें, चाहे आपका फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, आप जहां जहां हो वहां तक पहुंचाए इस वीडियो को, ताकि लोग पढ़े। अगर आपको लग रहा है कि बेहतर है, वरना इस वीडियो को लाइक करिएगा और रीजन जरूर लिखिएगा कि जो भी कमी आपको लगे। अगला, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया, आइए इसके बारे में बताइए। रॉलेट एक्ट ये क्या था, इसके बारे में बताइएगा। तो आप लोग शेयर भी करते रहिएगा, अगर आपको बेहतर लग रहा तो ठीक है। देखिए यहां पे अगर रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, काला कानून। लॉर्ड विलियम किसके काल में लागू हुआ, कोई बताएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था, 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये लॉर्ड मार्लियामेंटो सुधार 1909 में था जी। देखिए 1917 में सर सिडनी के रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी जो गतिविधियों को देखरेख के लिए एक समिति गठित की गई थी। लिखना चाहे लिख ले, 1917 में सिडनी के रॉलेट की अध्यक्षता में जो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी उसकी देखरेख करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिश पर, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन में बोलने जा रहा हूं, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक कह सकते हैं, अर्थात इसी को रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। रॉलेट एक्ट का एक उपनाम है, लिखना चाहे लिख ले, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक। रॉलेट एक्ट का ही नाम है, अंग्रेजी में उसको रॉलेट एक्ट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक। ठीक, इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। वायसराय कब से कब थे, चेम्सफोर्ड 1916 से 21, यह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। 1916 से लेकर 21 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक भारत के वायसराय थे। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। यह 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में
इसका नाम किस लिए पड़ा? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधि हो रही थी उसे खत्म दबाने के लिए एक समिति का गठन किया। उसकी सिफारिशों पर अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है यह भारत में लाया गया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इनका 1916 से 21 तक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? किसके द्वारा आरंभ किया गया था? 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? मैं ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि आप भी सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे तो आपका भी मन खुश, दिल खुश नहीं होगा, लेकिन परीक्षा में स्कोर जरूर बेहतर करके आएंगे। देखिए, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये फरवरी माह में हुआ था। 8 फरवरी 1921 में एक साहित्य घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 8 फरवरी 1921 में एक साहित्य घोषणा की गई, जिसके बाद नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। दिल्ली के लाल किला, लिख लीजिएगा, दिल्ली के लाल किले के दीवान ए आम, दिल्ली के लाल किले के दीवान ए आम में आयोजित उद्घाटन समारोह का शुभारंभ कौन किया था? ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट लिख लीजिएगा, ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट, कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट, लास्ट में ट है भाई, ये थोड़ी राइटिंग मेरी गड़बड़ है। कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया था। शुभारंभ किसने किया था? ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। दीवान आम में हुआ था, 8 फरवरी 1921 को हुआ था। नरेंद्र मंडल को ही चेंबर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रो थीसिस, लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट, क्या था? जवाब दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए लोगों को, और लोगों तो पहुंचाइए। अगर आपको वीडियो बेहतर लगे, अगर आपको लगे कि नहीं इलेनी में दुर्गेश्वर मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, आप हमें लाइव देख रहे हैं, हम आपके कमेंट रीड कर रहे हैं, लेकिन यही है कि हम बकवास करके आपका समय बर्बाद नहीं करते, इसलिए हम फालतू की बात पढ़ाते समय नहीं करते। लास्ट में आपकी बात लेंगे। अगर किसी की बफरिंग हो रही हो तो आप कमेंट के बाद जिनका सही चलो कमेंट करके बता दिया करें, क्योंकि हो सकता है यहाँ का नेट सही हो, उनके नेट में प्रॉब्लम हो, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिएगा, इसमें लिखिएगा, अगर लिखना चाहते लिख ले, वैसे इसकी तथ्यों को हमने पढ़ा दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मूलतः साइमन आयोग, साइमन कमीशन की अनुशंसा का पालन किया था। साइमन आयोग, साइमन कमीशन ने किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसका? इनका, इस पर ही आधारित था। साइमन कमीशन भारत का आया, मैं पढ़ा चुका हूं। साइमन कमीशन भारत कब आया, यह प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूं। साइमन कमीशन की विस्तृत व्याख्या मैं कर चुका हूं पिछले की वीडियो में, कहता हूं इसलिए वीडियो की सीरीज पूरी देखिएगा। साइमन कमीशन ने प्रांतों में लगभग पूरी तरह से जिम्मेदारी सरकार को प्रस्ताव किया। 1935 के इस अधिनियम के तहत जो प्रांतीय में द्विशासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? द्विशासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तत्व को लागू किया गया। ध्यान सुनिएगा। अब सुपरटेट के बारे में बाद में बात करते हैं, ये आप पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद बातें करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? अगर मैं पूछ दूं द्विशासन कब आया तो आप तुरंत कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया है, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो क्रम से देखिएगा। मेरी गारंटी है कि जनरल स्टडीज से बेहतर आपको अन्य चैनल पर शायद ही मिले। ये घमंड नहीं, ये गर्व है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई? आइए इसके बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई? देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देता है। जवाब दीजिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये फेसबुक पे भी लाइव चल रही है और देखिए टेलीग्राम पे जुड़िएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, आप लोग सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। और फेसबुक पेज अगर में है तो फेसबुक पेज में ई लर्निंग विद दुर्गेश पे स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को इन्वाइट करिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करिएगा, ऑनलाइन क्लास नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। आइए लिखते हैं। पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप बीएचयू कहते हैं, इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी, यह 1857 में, जिस समय देश में क्रांति की लहर चल रही थी, उस समय बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यह 1875 में स्थापित हुई थी, यह 1875 में स्थापित हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यह 1887 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में हुई थी। अब आप हमें बताइए सबसे पुराना, सबसे पहले कौन स्थापित हुई थी? कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पहले हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बॉम्बे, अलीगढ़, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्योंकि मैंने पूरा तथ्य लिख दिया, अब इस तथ्य के आधार पर आप बताइए कि कौन सा सबसे पुराना है, सबसे पहले आया। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब यहां मिला कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी यहां पे सबसे पुराना हुआ, क्योंकि इसकी स्थापना 1857 में हुई है। पहले ये आया है 1857, माने नंबर 1 पे, पुराने पे ये है, उसके बाद ये है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथे पायदान पाया, इस क्रम में। अगर क्रम पूछा होता तो क्रम भी आप इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? देखिए समझना आपके लिए महत्वपूर्ण। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास क्लिक करिए, मैं हट जा रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, स्क्रीनशॉट रखिए, क्योंकि मैं सीधा बता सकता था, रट क्या था, डीयू रिकॉर्डर पे डिस्प्ले पढ़ा देता, इसका ये उत्तर, इसका ये उत्तर। वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। असली पढ़ाई आपकी ये होती है, क्योंकि जब तक आप सामने फेस टू फेस बात नहीं करते, बॉडी लैंग्वेज नहीं मिलता, तब तक ये समझ में नहीं आता। सामने वाला आपके बराबर जानता है, आपसे कम जानता है, इस बात को भी होना जरूरी है। इसलिए इसका विकल्प बॉम्बे यूनिवर्सिटी होगा। एक बार मैं दोहराऊंगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। इस प्रकार सबसे पुराना अगर देखा जाए तो बी बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं आपने ले लिया होगा। अगला आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस चार्टर एक्ट ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा मार्कर सही है, ग्रीन वाला कि रेड वाला? थोड़ा सा भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि लाइव क्लास चल रही है। कुछ लोग, जी हम आपसे लाइव चल रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। कौन सा सही है, ग्रीन की रेड? अच्छा, दोनों पक्ष वाले बता रहे, ग्रीन भी सही है, रेड भी सही है। चलिए देखिए इसमें क्या होगा, अगर बताना चाहे सब लोग कमेंट भी कर रहे हैं, आप लोग जी कमेंट के साथ जानते रहिए। 1833 सही जवाब है। देखिए चार्टर एक्ट, अच्छा रेड ही कर लेते भैया। चलिए, चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम यह ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त करता है। कौन? 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त करता है। अब कंपनी, अब माने इसके एक्ट के तहत, ध्यान सुनिएगा, इस एक्ट के तहत अब कंपनी एक राजनीतिक संस्था बन रह गई। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। कंपनी को आने वाले 20 वर्षों के लिए क्राउन व उसके उत्तराधिकारियों के न्यास के रूप में भारत का प्रशासन दिया गया। यह कौन कहता है? यह चार्टर एक्ट 1833 कहता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह वीडियो 45 मिनट लगभग चल चुका है और आप लोग, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया?
परिसंघ बनाने का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? बताइए आप लोग। आपको क्लास कैसी लगी? जो वीडियो को प्रारंभ से देख रहे हैं, जो मेरी पहली क्लास स्टार्टिंग से देख रहे हैं, उन्हें क्लास कैसी लगी? डेली की क्लास शेड्यूल आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, जुड़िएगा इलेनी में दुर्गेश सर। बताइए इसमें क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्लेमेंटो सुधार, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, यहाँ पे देख लेते मार्लेमेंटो 1909, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। क्योंकि ये भी जानते रहिएगा ना, क्या पता भैया कब कहां से पूछ दे। दिमाग में आप कितनी बार पढ़ लीजिए कि दिमाग में पूरा छप जाए। बाकी इन सबका दिया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्लेमेंटो सुधार 1909, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, नेहरू रिपोर्ट 1928। इसका उत्तर जो होगा वो होगा नेहरू रिपोर्ट 1928। इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा? नेहरू रिपोर्ट 1928। इसके बारे में लिखना चाहते लिख लें, ठीक है, लिख लीजिए। ये वीडियो लगभग 45 मिनट से ज्यादा अभी तक चल चुका है। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट ने सर्वप्रथम परिसंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्र में एक द्विसदनी विधायिका होगी। ध्यान सुनिएगा, इसी प्रस्ताव के आधार पर, नेहरू रिपोर्ट 1928 के आधार पर यह कहा गया कि केंद्र में एक द्विसदनी विधायिका होगी। क्या होगी? एक द्विसदनी विधायिका होगी। और मंत्रालय विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी, और जो मंत्रालय होगी वह विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी। आज भी भारतीय संविधान में आपने सुना होगा कि मंत्रिमंडल जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और इसी प्रस्ताव में पहली बार नेहरू जी ने मंत्रालय विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी और विधायिका द्विसदनी होगी। इस प्रस्ताव के उपरांत विभिन्न दलों ने अपनाया आगे चलकर। इस प्रकार यह आपको समझ में आ गया। यहाँ से कई टॉपिक मिले। यह भी पूछ सकता है मार्लेमेंटो सुधार कब आया, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया, नेहरू रिपोर्ट कब आई, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या था। वैसे इन सभी के बारे में मैंने बता दिया है पिछले की वीडियो में, ठीक है। अब घबराइएगा नहीं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। जरा सा घबराने की बात नहीं है। आगे चलते हैं। अगला आपका है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या था? भी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, और मैंने ये प्रश्न भी आपसे पूछा था, पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा? किसी ने जवाब नहीं दिया। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा? कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा, और इसके बारे में भी कुछ देर मैंने पहले बताया था। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के पहले कौन सा एक्ट आया था? देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। तो बात स्पष्ट है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो कुछ दोष थे, कुछ जो अवगुण थे, या उन कुछ अस्पष्ट जो दोष थे, उसको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। और आगे देखिएगा, फिर हम देखते हैं कि इसके द्वारा, इसके माने पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य पर कंपनी और इंग्लैंड की सरकार का संयुक्त शासन स्थापित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स लिखना चाहे लिख ले। कोर्ट्स ऑफ प्रोपाइटर्स के हाथों में वाणिज्य का नियंत्रण तथा नियुक्ति करने का कार्य दिया गया। लिखना चाहे लिख ले, कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स। कोर्ट ऑफ लिख लीजिए भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स लिख लीजिएगा। कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स, इसने क्या किया? वाणिज्य तक का नियंत्रण, नियुक्तियों का कार्य दिया गया। परंतु कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स के हाथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करने के अतिरिक्त सब अधिकार छीन लिया गया। ध्यान से इस लाइन को ध्यान से आगे भी देखिएगा। कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स के हाथ से कोर्ट डायरेक्टर्स का चुनाव करने के अतिरिक्त सब अधिकार छीन लिए गए। कोर्ट्स डायरेक्टर का चुनाव करने के अतिरिक्त सभी अधिकार क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। किससे? कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर से। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ये एक नियामक अधिनियम था। ये क्या था? एक नियामक
अधिनियम था। क्या था? यह एक नियामक अधिनियम था। जी हाँ, अभी जवाब सही आया कि ब्रिटेन के उस समय के प्राइम मिनिस्टर के नाम पर ही पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स पड़ा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित का मिलान करना है। अब तो ऐसे ही मिलान कर देंगे यार, हम लोग को क्या बताना है। आप लोग पढ़े हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया? जल्दी बताइए, हंटर कमीशन कब आया? जल्दी से बताइए, हंटर कमीशन कब आया? 1882। ये 1 का 4 माने पहले का 4 हो गया। फिर वर्धा स्कीम, वर्धा योजना 1937, वर्धा योजना 1937। आगे बताइए, यूनिवर्सिटी एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया? विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण कमीशन आयोग 1948 में बना। ये आयोग बना, रामकृष्ण मिशन आयोग था। ये लिख लीजिएगा पूरा नाम, रामकृष्ण मिशन आयोग। इसका पूरा नाम था रामकृष्ण मिशन आयोग। लिखिएगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा कभी किसी परीक्षा में। आप लोग रामकृष्ण समझ लेंगे, स्थापना 87 वाला, 27 वाला। समझ में आया? अब कौन होगा ये हम नहीं पता, ऊपर देख लीजिएगा। हंटर कमीशन 82, वर्धा 1937, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, राधा कृष्णन आयोग 1948। बस बात खत्म। और इसमें जो मिलता है आपको कर लीजिए, ठीक है। आप जैसे वीडियो खत्म हो जाता है उसके बाद भी आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देखा करिए, जो बाद में आते हैं वो वीडियो को पूरा देखेंगे। 2, 4, 5 मिनट में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना मुश्किल है, इसलिए जो प्रारंभ से देख रहे हो वीडियो को जरूर देखेंगे। जो लास्ट में आते हैं वीडियो को स्टार्टिंग में देखा करें। वीडियो खत्म होने के बाद भी आप कमेंट करके बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगा। जो कमियां लगे आप कमेंट करेंगे, मैं उसे सुधार करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी रैयतवाड़ी की शुरुआत करने वाला कौन था? देखिए प्रश्न को बार बार घुमा घुमा के पूछा गया ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से रट जाए। बताइए जल्दी से। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था भैया, देखिए थॉमस मुनरो सही जवाब है। अभी कई बार हमने पढ़ा, थॉमस मुनरो ने मद्रास रैयतवाड़ी प्रथा का, देखिए थॉमस मुनरो को मद्रास रैयतवाड़ी प्रथा का जनक माना था, लिख लीजिएगा। थॉमस मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक माना जाता है। 1820 में इन्हें मद्रास में गवर्नर नियुक्त किया गया। कब? 1820 में। 1820 में इन्हें गवर्नर नियुक्त किया गया और मद्रास प्रेसिडेंसी के रैयतवाड़ी प्रणाली के जनक कहलाते हैं। इन्होंने राजस्व का आकलन और सामान्य जो प्रशासन था उसके प्रणालियों का शुभारंभ इन्होंने किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को जमीन का स्वामी अर्थात भूस्वामी माना गया। यहां से कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो आप पहले पूछ लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। वीडियो में जो कमी लगे वो कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा तोड़ तोड़ कर ही पढ़ाऊंगा ताकि आपके साथ में जीएस पूरी तरह से तैयार हो जाए। और सीरीज को जब भी देखा करिए तो पूरा देखिएगा। पहले नंबर 1, 2, 3, 4 ज्योग्राफी की सीरीज मैंने बनाई है, फिर मैंने पॉलिटी की सीरीज बढ़ाई है, वो पूरा सीरीज देख लीजिएगा। और मैं जल्दी 2-2 दिन क्रम से करूंगा, 2 दिन ये 2 दिन ये 2 दिन ये, मैं जल्दी ही करूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? ठीक है, माने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित में से, ठीक है, हड़प नीति के तहत पे नहीं था। और एक बार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक बार पुराना फिर से पढ़ा दीजिए। भैया वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको पिछला पढ़ाने से आपका समय बर्बाद होगा। जो लोग लगातार देखते हैं, जो वीडियो छोड़कर नहीं आते, उनका मैं टाइम क्यों बर्बाद करूं? हम बात तक नहीं करते पढ़ाते समय। देखिए ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग जुड़िएगा 6306344367 पर व्हाट्सएप करिएगा।
और हमारा फेसबुक पेज इलेनी पे दुर्गेश, अगर फेसबुक पेज पे है स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती क्योंकि कल से एनसीईआरटी की सीरीज भी शुरू होगी, तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए मैंने कुछ देर पहले इसके बारे में बताया था। ये दत्तक उत्तराधिकार के अभाव में सबसे पहले सतारा कब बनाया गया था, कुछ देर पहले मैं बताया। सतारा कब आया था, ये 1848 में सतारा आया था। झांसी कब आया था, 1853 में झांसी। संबलपुर ये आया था 1849 में। 1849 में जैतपुरा, संबलपुर, मैसूर नहीं है, मैसूर नहीं है। ये कि कुछ देर पहले मैंने इसे पढ़ा, इसलिए जब मैं पढ़ा रहा था कुछ लोग कमेंट कर रहे थे इतना डीप में क्यों जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं। सतारा 1848, झांसी 1853, संबलपुर, जैतपुरा 1849, बघाट 1850 लिखना चाहिए, लिख लीजिए बघाट 50, बघाट लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, बघाट 1850 लिखना चाहिए लिख लीजिए आप, बाकी आपकी इच्छा। बघाट 50, बस नागपुर भी लिखेंगे, नागपुर से पूछा जाता ज्यादा, नागपुर 1854 में है ना, नागपुर यहां लिख देते हैं, नागपुर 1854 में, 1854 में नागपुर। बस ये बघाट पूछता है, नागपुर, सतारा, झांसी, जैतपुरा, बस यही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता। अच्छा उदयपुर भाई आप लिख लीजिएगा, कोई उदयपुर कमेंट किया, उदयपुर 1852 लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए, क्रम से लिख लीजिए तक, लिख लीजिए। 48 में सतारा, 49 में जबलपुर, संभलपुर, जैतपुरा, 50 में बघाट, 51 में 51 में कोई नहीं है, अच्छा 51 में नहीं है, उदयपुर 52, नागपुर 54, 53 में झांसी। कमेंट कर भैया, लाइव क्लास चल रही है, हम आपसे लाइव पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हो गया। आगे बढ़े, मैं कुछ देर पहले जब पढ़ा तभी कहता सब लिख लीजिएगा, आपको काम देगा, लेकिन कुछ लोग हवा की तरह लेते हैं। भैया हवा की तरह मत लीजिए, इसको पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जून 1947 के निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था। क्या गजब का प्रश्न है, देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है, बताइए जल्दी से। जवाब दीजिए क्या होगा, तुक्का मत मारिए, जवाब दीजिए। अच्छा मैं पूरा बता दे रहा हूं, पूरी थ्योरी समझा दे रहा हूं, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। मैं पूरी थ्योरी समझा दे रहा हूं आपको, उसके बाद कमेंट करिएगा। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना जून 1947 के अंतर्गत, लिखिएगा, लिखना चाहते लिख ले या सुनना चाहते सुन ले। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जून 1947 के अंतर्गत एक सिंध विधानसभा को एक विशेष सभा, सिंध विधानसभा को एक विशेष सभा निर्णय लेता था, पूरे सिंध को दिल्ली की संविधान सभा में शामिल होना चाहिए, या क्षेत्र जो है, जो क्षेत्र थे, जो स्थान थे, उन्हें नई विधानसभा में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वे अब तक शामिल नहीं हुए थे। NWF प्रांत, एन अब इसके बारे में बताते हैं, NWF जो प्रांत है, ठीक है, NWF प्रांत, NWF प्रांत उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो थे वो भारत में शामिल होना चाहते थे। वह किसमें, भारत में शामिल होना चाहते थे या पाकिस्तान में। NWF उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत थे, वो ये कंफर्म नहीं थे कि वो भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में। इसका निर्णय लेने के लिए उस प्रांत में एक जनमत संग्रह कराया गया, एक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया, जबकि इस
जबकि इस जन्म संग्रह का आयोजन प्रांतीय सरकार के परामर्श, जो प्रकार थे उनके परामर्श के तत्वाधान में, उनके देखरेख में किया गया। आगे भी देखेंगे कि बलूचिस्तान को भी भारतीय संघ में बने रहने का या अलग होने का निर्णय करने का अधिकार दिया गया था। मन इसको भी कहा गया था भैया आप मिलोगे कि रहोगे। लेकिन इसका जो सटीक उत्तर है, पूरा इस प्रश्न का जो जवाब है वो NWF है। क्या है? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, जहां पे जन्म संग्रह कराया था। मतलब ये खुद ही कंफर्म नहीं थे कि ये भारत में नहीं जाना है या पाकिस्तान में जाना है। इस प्रकार यह लॉर्ड माउंटबेटन योजना जून 1947 का आधार पर हमने प्रश्नों का जवाब दे दिया। आज यह प्रश्नों की सीरीज खत्म हुई। अब अगर आपके कोई प्रश्न हो, अब आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है यह वीडियो आपके लिए बेहतर है या यह वीडियो जो मैं क्लास लेता हूं ये किसी के जीवन से उपयोगी है, तो इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा और सभी को बताइएगा कि देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पे ही हम आपको बता पाएंगे, हम वहां पर सूचना दे पाएंगे। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करेंगे, सभी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, स्वयं जुड़िएगा, सभी साथियों को इनवाइट करिएगा, अपने सभी साथियों को। दूसरी सबसे बड़ी बात, फेसबुक के साथ साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वीडियो कभी कभी हम लाइव सेशन लेते हैं और उसके लिंक नहीं जाता। यूट्यूब, मेरा दुर्भाग्य ऐसा है। उसके लिए आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जुड़कर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जितना हमने पढ़ाया पहले इसमें यह बताया करिए क्या कमी थी, क्लास कैसी लगी। कारण यह है, अगर आप कमियां बताएंगे हम अगली क्लास में उसको कमी को पूरा करेंगे। एक दिक्कत आती है, सर कहते हैं आपकी वीडियो काफी लंबी होती है। जी हाँ, लंबी होने का उद्देश्य है कि मेरी मजबूरी है कि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और आपका भी क्लियर करते हैं, और हमारा उद्देश्य नहीं है कि बस आए इसका ये उत्तर, इसका ये उत्तर, इस तरह से पठन पाठन करना हो तो आप घर पे कर सकते हैं। इस क्लास में जुड़ना आपके लिए नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम आपको पूरा डिफाइन करते हैं ताकि आपका जीएस पूरी तरह से तैयार हो जाए। और इसके लिए आपको वही बंदा पढ़ा सकता है जो पहले से घिसे हुए, पहले से रमे हुए हो। अन्य लोग को पढ़ाना काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके सहयोग की वजह से हम लोगों ने इतनी मेहनत की है। उस मेहनत का है जिसकी वजह से नोट्स के साथ कोई सीरीज नहीं है, आपको मैं सीरीज कराते रह रहा है जहां से आप आगामी परीक्षा में एक बेहतर स्कोर कर सके। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद भी एक बार आप जाके वहां पे कमेंट करके आप बता दिया करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमारी बड़ी क्लासेस से पता नहीं क्या होती है, वो जाके गालियां देते हैं। अब उनको भी आप जवाब दे दिया करिए। मैं अकेले क्या क्या करूं, या तो मैं पढ़ाऊं, तैयार करूं। इस सब प्रश्नों को तैयार करने में बहुत समय लगता है। एक एक जगह से प्रश्नों को उठाना, प्रश्नों को रिपीट भी कराना, ताकि आप कभी भूलने ना पाए। आप देखते हैं मैं प्रश्नों को बीच में रिपीट करता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कारण यह है कि जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं लगातार रिपीट करता हूं, इसलिए कि आपका ध्यान, ज्ञान दोनों यहां पे बना रहे और आपका पढ़ा हुआ ज्ञान बाहर ना जाए। इस बात का भी मैं हमेशा स्वयं से ख्याल करता हूं। तो कभी कभी देखते हैं, अरे सर अभी तो पढ़ाया था, कल ही वाले सेशन में था। तो अगर एक दो क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं करूंगा तो उससे क्या होता है, आपको समस्याएं नहीं हो, भविष्य में गलतियां ना होने पाए। और उन्हीं प्रश्नों को मैं पूछता हूं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। वही 20 साल पुराना उनको रटा रटाया ज्ञान है, आज भी वो पढ़ाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग रोज नया कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। ठीक, देखिए अभी आपके बीच में ही कुछ लोग आएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपने अपना सहयोग बरकरार रखा, आप क्लास को देखते रहे। अच्छा, व्हाट्सएप करेंगे, रिप्लाई होगा। दरअसल क्या है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, कैसे कोई रिप्लाई करे, अकेला इंसान है। और हमारे पे कॉल मत किया करें, हमारे बहुत जरूरी तो मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 9506701777। लेकिन जब बहुत ही आपात स्थिति हो तब वैसे टेक्स्ट मैसेज यूज किया करेंगे, टेक्स्ट मैसेज सबसे बेहतर है। ठीक है, आपके व्हाट्सएप को हम देख लेते हैं, चेक करवा लेते हैं। सर ऑफिस में रहता है तो ऑफिस का ही नंबर है। जी हाँ, आपका सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। अभी अगली क्लास भी कोई लाना होगा तो मैं जल्दी आपके बीच आऊंगा। अगर अगली क्लास लेकर आना होगा मैं 10:30 बजे पुनः लाइव होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, आप इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक,
सीक्रेट क्लास स्टार्ट है, कल से मैं उसको भी लूंगा, मैं शेड्यूल भी जारी कर दूंगा, शेड्यूल में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्योंकि कल से मैं क्लास ज्यादा लूंगा। थोड़ी तबीयत में मुझे दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि दिन भर खाना नहीं खा पाते, रात को खाना खाते हैं, डॉक्टर साहब चिल्ला रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, मजबूरी है। व्हाट्सएप के नो रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई के लिए मैं चेक करवा लेता हूँ रिप्लाई क्यों नहीं हुआ, जल्दी पूछिए। ठीक है, मैं आपके मैसेज को पढ़ लिया भैया, बार बार एक ही मैसेज करते हैं ना, थोड़ा सा सामने वाले को भी दिक्कत होता है। जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। कुछ नहीं पूछना है, ठीक है, तब नहीं पूछना है। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नोट्स के लिए नोट्स साथ सीरीज लेने मिलेगी। मैं आपको पहले ही टेलीग्राम पे मैंने 1000 प्रश्नों की सीरीज दे दी, 2000 प्रश्न एनसीईआरटी मैंने दिया है, जो पूरा भूगोल के हैं वो मैं पहले उपलब्ध करा दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद कुछ देर बाद तुरंत क्लास शुरू होगी। हम दवा, हाँ ठीक है, फी वगैरह आपको इस व्हाट्सएप पे मिलेगी, आप यहाँ पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, समय रहते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपको सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।